चलो ग्रेट, मुझे होस्ट बना दो ताकि मैं इसको जो है ना। शेयर कर सकते हैं सर आप। अच्छा चलो ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। चैट मेरे ख्याल में बंद तो नहीं हुई फिर? मेरे ख्याल में चैट बंद ही है, ऐसे ही है। नहीं सर, चैट बंद नहीं है। Why cannot I see the chat? ओके हाँ आ रही है, ठीक है सही है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। नो प्रॉब्लम। ओके जी, आज का जो हमारा काम है वो है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन क्यों करें? ऑब्वियसली हमने पोर्टफोलियो को भी वैल्यू एलोकेट करनी है। जब हमने पोर्टफोलियो को वैल्यू एलोकेट करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो में जो एसेट्स हैं उनकी वर्थ क्या आ रही है, उनकी वैल्यू क्या शो हो रही है, ताकि उसी की बेसिस के ऊपर जब हम उसको इवेल्युएट करें तो हमें पता चले कि भाई इसको कैसे यूटिलाइज करना है। हमने वैल्यूएशन कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि वैल्यूएशन के कौन कौन से तरीके हैं? आज तक हमने सारी बीबीए में यही पढ़े। आप में से कोई बताना चाहेगा किसी चीज की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो क्या क्या तरीका यूज कर सकते हैं? सर बॉन्ड और स्टॉक वैल्यूएशन। चैट यूज कर लो, अगर अनम्यूट करने में मसला आ रहा है चैट के ऊपर कर सकते हो आप रिप्लाई। एनीथिंग वुड वर्क एज लॉन्ग एज यू आर पार्टिसिपेटिंग। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो से वैल्यू सेटिंग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लो से कर सकते हैं, बट अभी इसको डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट भाई आमिर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू? लेकिन फ्यूचर का तो पता ही नहीं, जो मर्जी कैश फ्लो बना लो। एक्सपेक्टेड तो हो सकता है कुछ। भाई देखो, ये कैसे पता चलेगा कि इसके कैश फ्लो जो फ्यूचर में है वो वही होंगे जो आ रहे हैं? अनसर्टेनिटी भी तो आ सकती है। तो उसकी बेस पे किसी चीज को वैल्यू करना, वो पेमेंट करना जायज है? नहीं सर। फिर तो ये काम ही गलत हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू वाला। और क्या तरीका हो सकता है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी फ्यूचर पे ही है। बाय फ्यूचर कैश फ्लो वो भी फ्यूचर में है। चलो एक मिनट के लिए मान लिया कि सारी की सारी वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू निकाल सकते हैं। उसमें हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को भी आमीन कह दिया। हमने बोला जी कि ये एनपीवी वाला, डीसीएफ वाला मेथड ये भी बोल दिया। अगर यही मेथड है वैल्यू निकालने के तो बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल वैल्यू क्यों लिखते हैं? जो बताएगा 5 मार्क्स दूंगा उसको मैं।
10 ले लो बेशक। बिकॉज भाई सर अगर यही मेथड है वैल्यू फाइंड आउट आप करने के, आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। मैं कह रहा हूं अगर यही मेथड्स हैं वैल्यू को फाइंड आउट करने के फ्यूचर में, तो बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल वैल्यूज क्यों लेते हैं? किसी ने जवाब दे रहा था। बैलेंस शीट में सर बुक वैल्यूज लिखते हैं ना, हिस्टोरिकली होती है ना। तो जाहिर सी बात है वो तो ट्रू पिक्चर दिखानी है ना हमने, वो उसमें फ्यूचर फोरकास्टिंग तो नहीं कर रहे, एग्रीड। इसलिए उस पर लिखा होता है एज ऑन दिसंबर 31 या व्हाटएवर बैलेंस शीट के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो वो एक्चुअल फैक्चुअल वैल्यूज होती हैं। फिर ये जो वैल्यू फ्यूचर के ऊपर है ये एक्चुअल फैक्चुअल नहीं है, ये हवाई है। इनके ऊपर भी तो डिसीजन ले रहे हो, सारे के सारे डिसीजन तो इसी की बेस पे ले रहे हो। एनपीवी जब निकाल रहे हो तो कह रहे हो ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना, वो किस पे? फ्यूचर के ऊपर है, उसमें हिस्टोरिकल वैल्यूज ले रहे हो। सर बात समझ नहीं, मतलब वो बैलेंस शीट को फिर आप किसी चलो एसेट की बैलेंस वैल्यू से शीट कैसे, में वो बैलेंस कंपैरिजन क्यों क्यों करने की वजह क्यों है सर, मतलब हम कंपेयर कर क्यों ना इसको इस तरीके से, क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों कर सर रहे क्यों हैं? कर, हाँ मतलब बैलेंस शीट में अगर कोई एसेट की पहले तो वैल्यू सवाल हमने, मेरा है, मेरे से ही सवाल कर लिया उल्टा। नहीं तो सर पहले तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा ना, एसेट की वैल्यू अगर बैलेंस शीट में लिखनी होती है तो हम उसका आमतौर पर डेप्रिसिएशन लेस करके उसमें बुक वैल्यूज के लिख देते हैं। अब अगर ठीक कोई है, नया एसेट परचेज करना है या कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसकी उसमें भी हमारे वही पास वैल्यू लेते हो, उसमें भी वही वैल्यू लेते हो जो बुक प्राइस में पे की है, लेकिन जब वैल्यूएशन यूज कर रहे हो तो कह रहे हो नहीं ये वाली वैल्यू नहीं, फ्यूचर बेनिफिट्स की वैल्यू लेंगे। वो तो कंपैरिजन करने के लिए, डिसीजन के लिए लेते हैं ना कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं है मेरा एक बिफोर। सवाल है, मासूम माना सा सवाल है, अजीम बात कर रहे हैं ना। जी अजीम जी देखो, बात कर, तुम कह रहे हो कि जब मुझे कंपेयर करना है, कंपैरिजन किस लिए करना है? पहला क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट के लिए या परचेजिंग के लिए इन्वेस्टमेंट whatever। इसकी बेसिस पे कर रहे हो फ्यूचर के ऊपर, हाँ या ना? प्रेजेंट वैल्यू पे कर रहे हैं, ये सर इस पे कर रहे और रिकॉर्ड क्या कर रहे हो? हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है? अब ये तो अकाउंटिंग एंट्रीज वाली बात आ गई ना कि हमने वो नहीं 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 नहीं, मैं बताने लगा। डिस्काउंट अच्छा पे चलो किया रहने दो। या प्रीमियम पे किया इससे है। पहले के हमारी दोनों के कॉन्सेप्ट खराब हो जाएं, एक बंदा जो है ना हम ठीक वो है सर इतना ही आप बेहतर। बताएं। अच्छा देखो, जब भी किसी चीज, अगर कोई आदमी प्राइस आपको कोट करे ना इस चीज की ये प्राइस है, तो वो प्राइस भी एक्चुअली उसी के इक्वल होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट्स के। अगर वो इससे डिफरेंट है तो इसका मतलब देयर इज एन प्रॉफिट टू बी अर्नड। एग्जांपल बताता हूँ। अगर फर्ज कर लो एक चीज मार्केट में 100 रुपए की मिल रही है और आपको पता है इसकी वैल्यू 120 रुपए, फलानी मार्केट में ये 120 रुपए की बिक रही है, तो देर इज अ प्रॉफिट टू बी मेड। यहां से उठाओ वहां बेचना शुरू कर दो, आर्बिट्राज प्रॉफिट एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। हम लोग ये कहते हैं कि थ्योरेटिकली सिमिलर एसेट्स की प्राइस सेम होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके लिए हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी, उसको कहते हैं मैकडॉनल्ड्स थ्योरी। हमने कहा पूरी दुनिया के अंदर मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की प्राइस सेम है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है एक्सचेंज रेट का। अदरवाइज पूरी दुनिया में कहीं से भी मैकडॉनल्ड्स खरीद लो, अगर एक्सचेंज रेट का इफेक्ट निकालोगे तो सब बर्गर्स की प्राइस सिमिलर आ रही है हर जगह पे। तो यही एसेट की भी डेफिनेशन यही है कि तमाम सिमिलर एसेट्स, दोबारा तमाम सिमिलर एसेट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कहां जा रहे हैं। डिफरेंस आ सकता है, वो डिफरेंस किस चीज का हो सकता है? एक्सचेंज रेट का हो सकता है। रियल लाइफ में डिफरेंस किस चीज का आ सकता है? डिमांड एंड सप्लाई का आ सकता है। रियल लाइफ में डिफरेंस किस चीज का आ सकता है? प्रेफरेंस का आता है, बाइंग पावर का आता है, इनकम का आता है, जिसे कहते हैं ना बहुत सारे डिफरेंस, टैरिफ्स का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब भी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम कहते हैं वैल्यू पास्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे समझ लो जो लोग बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हैं उसके ऊपर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, जो अब इसमें से बकाया बेनिफिट्स मिलने उसकी बेस पे वैल्यू आनी चाहिए। और यही हम एज्यूम करते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं फ्यूचर में सब कुछ प्रिडिक्ट करना है। इसका मतलब रोज कोई ना कोई प्रोडिक्शन की वजह से या तो एसेट की वैल्यू ऊपर चली जाएगी या एसेट की वैल्यू नीचे आ जाएगी। कई दफा लगेगा ये एसेट वर्थलेस है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट के नंबर्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और हर बंदे का प्रिडिक्शन का मॉडल या उसकी प्रेफरेंस की वजह से एसेट की वैल्यूज डिफरेंट आ सकती है। बट
एक वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, वो वाली वैल्यू जो आपने पे की थी एट एक्विजिशन ऑफ द एसेट, वो वैल्यू में कभी चेंज नहीं आएगा। क्यों? उसकी रसीद है, उसकी पेमेंट हुई, उसकी बैंक की ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर कोई बंदा ये नहीं कह सकता ये वैल्यू ज्यादा है थी या ये वैल्यू कम थी, क्योंकि वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती है। इसीलिए बैलेंस शीट में जो हम लोग लेते हैं कॉस्ट अजम्पशन जो होती है कि हम बैलेंस शीट पे वैल्यूज किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी अजम्पशन इसके साथ ही क्या है, हम ये एज्यूम करते हैं जो उस वक्त हमने प्राइस की थी दैट वाज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स। अगर वो नहीं थी तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको किसी और जगह पे बेच के आर्बिट्राज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आखिरी एग्जांपल इसको कंप्लीट करने के लिए क्या है, लेट सपोज आप बैरियर टाउन में गए, आपने कहा बैरियर टाउन में प्लॉट ले लो 20 लाख रुपए का। आप में से किसी को लगेगा 20 लाख रुपए फेयर प्राइस है, आप में से कोई कहेगा 20 लाख रुपए ज्यादा प्राइस है, आप में से कोई कहेगा 20 लाख कम प्राइस है। क्यों? सबके अंदर डिफरेंस क्यों है? सब डिफरेंट फ्यूचर बेनिफिट्स को कंसिडर करें। किसी के लिए 20 लाख रुपए कह रहा होगा यार ये तो फ्यूचर का तो ये सोना है, आज ही खरीद डालो। किसी के लिए कह रहे होंगे यार इस पे तो केस चल रहा है, बहुत महंगी प्राइस है, 20 लाख रुपए इसका क्या बनता है, 10 बनना चाहिए। किसी को लग रहा था हाँ यार 20 ही सही है। बट हर किसी की प्रेफरेंस डिफरेंट है, हर किसी का फ्यूचर डिफरेंट है, हर किसी के बेनिफिट्स जो रिलेटेड है वो डिफरेंट है, इसीलिए उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट आ रही होंगी। लास्ट पॉइंट इसके अंदर ऐड करते हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि वैल्यू इसकी क्या है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि वैल्यू क्या है और प्राइस क्या है। अच्छा पहले बताओ यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो चैट में यस लिख दो भाई। जी सर क्लियर है। दोबारा बता दो क्या दो इतनी देर से भाषण दे रहा हूँ, कौन से वाला? जो अभी लास्ट पार्ट आपने कहा था। वैल्यू और प्राइस का डिफरेंस जी जी तो वो तो अभी पढ़ने लगे, अभी करने लगे। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस। सिर्फ 2 बच्चों का यस आया, बाकी सारे कहाँ गायब हैं? और हम भाई कितने बच्चे बैठे हैं? 33 बच्चे बैठे हुए हैं, सिर्फ 3 बोल रहे हैं, इसका मतलब बाकी गायबाना वाले हैं। चलिए जरा देखिए पता करें कौन कौन गायबाना है। रिमशा ने तो माइक ही कनेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ना उसको आवाज आ रही होगी ना आवाज जा रही होगी। उसको कोई याद करा दे, कम से कम माइक तो कनेक्ट कर ले, अटेंडेंस पूरी हो जाए। हाँ जी भाई, उसामा खान, वकास। ओके जी, वैल्यू क्या है जो हम प्रिसीव कर रहे हैं, वैल्यू क्या है जो हम प्रिसीव कर रहे हैं, प्राइस क्या है जो हम पे कर रहे हैं। वैल्यू क्या है जो हम प्रिसीव कर रहे हैं कि इसकी होनी चाहिए बेस्ड ऑन बेनिफिट, प्राइस क्या है जिसपे एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये दोनों डिफरेंस जो है ये बताते हैं कि भाई प्राइस क्या होगी जो हम जिसकी बेस पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में कितने बेनिफिट होंगे। हर किसी के बेनिफिट डिफरेंट होंगे, उनकी जब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसकी बेस पे जो चीज जो नंबर हमारे सामने आएगा हम कहेंगे ये इस चीज की मेरी नजर में वैल्यू है। आप लोगों के लिए, कईयों के लिए मोबाइल फोन इज अ वैल्यूएबल थिंग, और कई लोग कह रहे हैं यार जो भी मिल जाए चल जाएगा काम। कईयों के लिए गाड़ी डिफरेंट है, हर बंदे के लिए वैल्यू डिफरेंट हो सकती है चीज की। प्राइस क्या है? जो एक्चुअली आपने अमाउंट पे की है टू एक्वायर दैट थिंग, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर और डिस्काउंट रेट क्या चल रहा है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है कि वो किस पे डिपेंडेंट है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आपने क्या इससे ड्रॉ की हुई है, और जब हमने उसको जिस चीज पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उसमें उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट क्या लिया हुआ है। जबकि प्राइस क्या है? जो एक्चुअल आपने पेमेंट की है टू एक्वायर दैट एसेट, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? डिमांड और सप्लाई, मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, मार्केट के फैक्टर्स क्या चल रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या चल रहे हैं, वो सारे के सारे। ओके, अगर तो प्राइस ज्यादा है वैल्यू से तो हम कहेंगे कि एसेट क्या हो रहा है हमारा? ओवर वैल्यूड, और अगर कम है तो अंडर वैल्यूड, अदरवाइज क्या है? फेयरली वैल्यूड। यहां तक बात क्लियर है तो यस कर दो, एक क्वेश्चन पूछने लगा मैं। बड़ा छोटा सा सवाल है, आई वॉन्ट यू टू कंप्यूट इट फॉर मी।
मैं एक यहाँ पे एक्सेल की चीज लिखने लगा हूँ, लाइफ ऑफ कार। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं एक गाड़ी खरीदने लगा हूँ जिसकी लाइफ है 5 इयर्स। 5 साल चलेगी, 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। 5 साल कह देता हूँ या मैं कह देता हूँ 60 मंथ्स चलेगी। ओ, इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है, फंस ना जाना फिर। उल्टी वो लगा समझाने चले थे और उल्टा काम हो गया। ओके, लेट्स सपोज मैंने एक एसेट बाय किया है जो कि 5 साल चलेगा और 5 सालों में मुझे 100,000 का बेनिफिट देगा। ये मेरे पास क्या है, नेट बेनिफिट्स आ रहे हैं। ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट का मतलब है बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट करने के बाद भी पीछे अमाउंट बन रही। आप इसको कैश भी कंसिडर करना चाहें तो दीज आर नेट बेनिफिट्स। आज उसकी जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो चल रही है 3,80,000 रुपए। मार्केट की प्राइस चल रही है 3,80,000 रुपए और डिस्काउंट रेट जो है वो है 10%। आप मुझे बताएं क्या ये जो एसेट है ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड? अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है? समझ आ गया क्वेश्चन? यस नो कर दो भाई। भाई एक एसेट खरीदने लगे हैं, वो ये बेनिफिट देगा अगले 5 सालों में। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। आज मार्केट में उसकी कीमत चल रही 3,80,000 रुपए। मैं जानना चाह रहा हूँ कीमत के लिहाज से ये एसेट जो है अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है? Sir, after a period of 5 years? आज प्राइस आज की चल रही, क्या करोगे? कोई स्टेप बताएगा? महा ने आंसर दिया भाई, क्या आप करोगे? स्टेप क्या करोगे भाई? कौन आंसर बता रहा है, क्या करें? सर एन्युटी हो गया एनयूटी का क्या, पीवी एफवी? सर, पीवी सर, वालों ने कहा पीवी कि निकालेंगे PV इसकी। 379 बिल्कुल है। सही, शाबाश। प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, जी प्रेजेंट सर। वैल्यूज के बाद सबको ऐड करने के बाद प्राइस से कंपेयर कर लेंगे तो पता चल जाएगा वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। यस सर, यही है। 1,000 का फर्क आ रहा है। जिसने यही किया हुआ है छा गया भाई। किस किसने यही किया है? शाबाश। अंडर आया, ओवर आया? ओवर आया सर 1,000 से। ओवर वैल्यूड आ रहा है। 379 आ रही है सर प्रेजेंट वैल्यू, 3,79,000। तकरीबन 1,000 रुपए का डिफरेंस है। 1,000 रुपए का हम कहेंगे ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दें, थोड़ा सा और जरा इसको इनहेंस करें, जरा जिंदगी के ऊपर लेके आए, असली लाइफ के ऊपर लेके आए। करीम ऊबर का तो सबको पता है। हम ये एज्यूम करते हैं हमारी गाड़ी की लाइफ 5 साल है, या इसको हम एज्यूम कर सकते हैं 7 इयर्स है। एक आदमी है वो कह रहा है कि मैं इसके अंदर मीरा की इन्वेस्टमेंट करने लगा हूं। मीरा की जो वर्थ इस वक्त चल रही है वो 22 लाख रुपए है। डाई हार्ट्सू की गाड़ी है ये, ठीक है, कार है, 22 लाख रुपए का इसकी। अगर आज मैं खरीदता हूँ तो 22 लाख रुपए मुझे इसके देने पड़ते हैं। ओके, अगर तो मैं इसको लीज करवाता हूँ बैंक से तो एजम्पशन ले लेते हैं, एवरेज लीज ले लेते हैं। हम एवरेज लीज एज्यूम करें 32,000 पर मंथ की जो है ना वो लीज है। जबकि जो बेनिफिट एज्यूम कर रहे हैं हम, ये एज्यूम कर रहे हैं कि बेनिफिट इसके आ रहे हैं, लेट्स सपोज 75,000 पे टारगेट होता है तो 75,000 पर मंथ का हमारे पास टारगेट है। हम ये एज्यूम करेंगे सारे ड्राइवर जो है वो 75,000 का टारगेट मीट करते हैं। 32,000 वो है, हम इसको थोड़ा सा और एवरेज आउट कर लेते हैं। हम 1 लाख रुपए का इसमें से बेनिफिट कर देते हैं और लीज को थोड़ा सा एवरेज आउट करके 27,000 की लीज कर देते हैं।
और इसके अलावा हम एज्यूम क्या करें, और assumption कुछ और होनी चाहिए? बहुत सारी assumption होनी चाहिए। कार की मेजर ओवरहॉलिंग है, टैक्सेस हैं, चालान हो सकते हैं, पेट्रोल हो सकता है, फ्यूल हो सकता है। लेट्स सपोज फ्यूल को भी ऐड कर लेते हैं, फ्यूल हम ऐड कर लेते हैं, 25,000 का फ्यूल भी ऐड कर लेते हैं। और कोई चीज अगर आप हमें बताना चाहें जी, ड्राइवर की कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, 20,000 रुपए की ड्राइवर की कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, या हम ये एज्यूम कर लेते हैं नेट बेनिफिट बना लेते हैं। नेट बेनिफिट क्या ले लेते हैं, 50,000 रुपए सब खर्चे निकालने के बाद इतना बेनिफिट आ रहा है। क्या आप मुझे कोई बता सकता है कि भाई क्या ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर डिस्काउंट रेट जो है वो 15% है? सही है, नेट बेनिफिट कर दिया ना हमने, 50,000 कर दिया, हमने कह दिया नेट बेनिफिट्स इतने। खत्म करो भाई, नेट बेनिफिट्स इतने पर मंथ है ये। पांच साल ही लेते हैं, जो पीछे बच जाएगा उसका बेचारे को फायदा भी तो होना चाहिए, गाड़ी भी तो बेच ले 5 साल बाद अगर कुछ बच गया तो। क्या ये फैसला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में बामुश्किल ही कुछ बचना है, बल्कि लॉस में जा रही होगी। एनपीवी तो शायद लॉस पे ही जा रही हो। पॉजिटिव आ रही महा बेटे, कितनी पॉजिटिव आई एनपीवी? पॉजिटिव है भाई, एनी बेटे की पॉजिटिव आई। और किसी की आई कि नहीं आई? 371561। 5 सालों पे की है, 7 सालों पे की है? शाबाश, 5 सालों पे की है। इक्कीस लाख आ रही है सर, 21,01,000। 21 लाख आ रही है। एनपीवी बताओ टोटल। जी सर, नेट प्रेजेंट वाली बता रहा हूँ, 21,01,000 आ रही है 5 साल। अच्छा देख लेते हैं, इज इक्वल टू पीवी का फंक्शन लगाते हैं। रेट क्या है हमारे पास? 15%। 15% तो हो गया साल का, महीने का कितना होगा? महीने 15 डिवाइडेड बाय 0.0125 125, तो कर देते हैं 1.25%। ठीक है जी। ठीक है। पेमेंट कितनी आ रही है हमारे पास? 50,000 आ रही है। और नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितने हैं भाई? सर पहले एन लेता है मेरे ख्याल से, 60 आएगा। नहीं, तो एनपीआर आ रहा है हमारे पास। 50,000। नंबर ऑफ टाइम पीरियड हमारे पास आ रहे हैं 60 आए हैं। पीएमटी क्या आ रही है हमारे पास? 50,000 आ रही है। 50। फ्यूचर वैल्यू हम ये अज्यूम कर रहे हैं कोई भी नहीं है, 0 है। और बाकी एंटर मार देते तो क्या आ रहा है? 2101729। क्या सबकी यही आ रही है? जी सर जी। तो नेगेटिव ही आ रही है मेरे ख्याल में। तो तुम लोग की कैसे पॉजिटिव आ रही है? सर ये तो कैश फ्लो शायद हम पॉजिटिव डाल रहे हैं, इसलिए ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अरे नेगेटिव इस तरह नहीं है, एंड ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट इनफ्लोज है। इस तो ऐसे कर लो भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है, ऐसे आएगी सर। वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज है। इनफ्लोज में ज्यादा है या आउटफ्लो ज्यादा है? आउटफ्लो ज्यादा है। नेगेटिव आ रही है तो वैसे ही नजर आती है, 30 मिलियन की नेगेटिव आ रही है। डिफरेंस आ रहा है। अच्छा भाई, जिसको समझ में आ गया, आपने किया क्या? आपने क्या किया? आपने चीज की एनालिसिस किया, क्या इसके बेनिफिट क्या है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या लिया कि क्या डिसीजन ले लिया, करना है या नहीं करना है। जिसको यहां तक बात क्लियर है तो प्लीज जरा यस करो जल्दी से, शाबाश। 3 काम किए अभी तक हमने। बेनिफिट्स मैंने दिए हुए थे, आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर आपने डिसीजन लिया यस और नो का,
और फिर हमने कहा काम करना है या नहीं करना है। ये हमने 3 काम किए अभी तक, अगर सबको क्लियर है तो। खुरम एक और मीटिंग ऑन की हुई है इसी के अंदर? जी सर है, इसके बाद वहीं से दोबारा कनेक्ट करते हैं। बस सही है। ओके जी, आखिरी काम है, फिर हम अपने एसेट स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। अब हम इससे भी ज्यादा रियलिस्टिक काम करने लगे हैं। एमबीए कितने का होता है? एमबीए कितने का पड़ेगा आपको? 1.25 लाख। 1.25 लाख, 1,25,000 रुपए का एमबीए। 2 लाख। ओके, क्या इसका भी कोई तरीका है फाइंड आउट करने का कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर बताएगा अगर है तो। हाँ है तो सही, हर चीज का है तो इसका भी होना चाहिए। सर इसका बताने में एक सेमेस्टर की खुरम का सस्ता हो रहा है, बाकी सबका तो 1,75 में हो रहा है। सर 180 तो 180 का हो रहा है मेरा तो। हाँ, 60,000 के हिसाब से तीसरे 12,000 में की थीसिस, फीस है। तीसरे वाले में 5 के थीसिस हिसाब को से। काउंट नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक है, 1,75 कर दें भाई। काउंट कर रहे हैं तो 1,75 जा रही है तकरीबन। 1,75,000 रुपए का पड़ेगा। अब क्या, कैसे फैसला करें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कॉस्ट आ गई है, बेनिफिट कैसे निकालूं इसके? अभी हम सिर्फ कौन से ले रहे हैं? फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरे बाकी अदर सब छोड़ दो। बेनिफिट कैसे लेंगे? नौकरी कितने की मिलेगी? ओके, और थोड़ा सा और सोचो। जॉब शाबाश। बेनिफिट्स और ओके, ऐसे ऐसे करते हैं, बेनिफिट को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अभी सर, अगर नौकरी हम कितने की है? पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो उसके जरिए भी ले सकते हैं बेनिफिट्स। अगर हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं लाइक ओके में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी हमें मिल सकते हैं। ठीक अगर है, हम नहीं सही हम तो जगह ये कह इन्वेस्ट रहे, करें। हम तो सर सवाल ये कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी एक। कॉस्ट भी देखेंगे ना इसकी। शाबाश, एक बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आसान काम कर लो ना। आसान काम क्या है? एमबीए करने के बाद जॉब में कितने हजार का बेनिफिट मिलेगा? 5-10 हज़ार। आसान काम कर लो ना पहले, सिंपल सिंपल। एमबीए किया तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? जाहिर बात है वो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज मिलेगा ना। वो कहेंगे 10,000 इसकी शादी सैलरी बढ़ा दो, 20,000 सैलरी बढ़ा दो, ऐसे ही पर मंथ सैलरी बढ़ा दो। या वो कहेंगे कोई बात नहीं, इसका रैंक बढ़ा दो, सैलरी नहीं बढ़ाओ। कुछ भी हो सकता है। फिर वो सैलरी जो है वो 10% के ऊपर ग्रो करती रहेगी ताहयात। ताहयात करूं या 40 साल पे रोक दूं? जब भी रिटायरमेंट होना है उसमें कुछ मेजर बम्प भी आएंगे। समझ रहे हो? बेनिफिट निकाल सकोगे? मुश्किल काम है। हाँ, करना तो 40 चाहिए ना, जिसमें रिटायर हो जाना है। अपेरेंटली अगर हम देखेंगे, अगर 5 या 10,000 रुपए का भी बोनस मिलता है तो पे बैक पीरियड तो आ रहा है 17.5 महीने। अगर 10,000 रुपए का मुझे बोनस मिलता है एमबीए करने के फौरन बाद, तो मुझे 17.5 महीने का मेरा पे बैक पीरियड है। 17.5 महीने इज गुड। 1.25 साल में पैसे रिकवर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन मारी जाएगी, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अभी इसके दोबारा ज्वाइन इन करो, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पे बैक वाली बात रिपीट कर दिएगा। मैं अभी करता हूँ, पहले इसको दोबारा आ जाओ वापस। ठीक है।